हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि सीटेट 2021 में पूछे गए थे। और ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। आज जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 31 दिसंबर 2021 का, और इसके कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आई डी और टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग थे। द हड़प्पन्स बिलोंग टू द। हड़प्पा के लोग किस युग से बिलोंग करते थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रॉन्ज एज। तो हड़प्पा के लोग कांस्य युग से रिलेटेड थे। कांस्य होता था, एक तरह से हम बात करें तो ये कॉपर और टीन को मिला करके बनाया जाता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। और बात करें तो सिंधु सभ्यता जो थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं जिसको, कई नाम है इसके। और सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टिन को मिलाकर के कांसा का निर्माण किया जाता था। तो अगर बात करें इस युग की, जो मेन जो धातु थी, मेन जो मेटल था इस युग का, वो था कांसा। तो इसी वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और देखो, ये जो है एक तरह से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी थी, क्योंकि इस टाइम पर तांबे का यूज़ भी हो रहा था साथ ही साथ। तो तांबे का यूज़ इससे पहले से हो रहा था, और इस टाइम पर तांबे और टिन को मिलाकर के कांसे का निर्माण भी किया जाता था। तो इस वजह से ही ये कांस्य युगीन कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी। यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A is false but B is true। तो इसमें देखो, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो इतिहासकार हैं समय को सिर्फ घंटों, दिनों और वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। समय उनके लिए क्या है, सामाजिक और आर्थिक संगठन में परिवर्तन को दर्शाता है। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है वो सही दी हुई है, पहली गलत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इतिहासकारों के लिए समय का अर्थ केवल घंटों, दिनों या फिर वर्षों का जो बीता हुआ समय है वो नहीं है, बल्कि इसके बजाय विचारों और विश्वासों की दृढ़ता और परिवर्तन में सामाजिक और आर्थिक संगठन में परिवर्तन को दर्शाता है। तो एक तरह से वो जैसे कि आम लोगों के लिए होता है कि जो समय है घंटों, दिनों और वर्षों में बीत जाना है, तो ये मतलब इतिहासकारों के लिए वैसा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है जो इतिहासकार हैं पूरी रिसर्च करते हैं हिस्ट्री पर, और जो इतिहास में कौन सी घटना कैसे हुई, तो उनके लिए सिर्फ घंटों या दिनों, वर्षों का समय नहीं होता है समय का मतलब। तो इनके लिए सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन या फिर आर्थिक परिवर्तन क्या रहे हैं हमारे पूरे टाइम पीरियड में। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इतिहासकार अतीत को बड़े खंडों में विभाजित करते हैं। यह अध्ययन को सुविधाजनक बनाता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से विभाजित किया गया है बड़े बड़े खंडों में हिस्ट्री को, जिससे कि इससे आप अध्ययन कर पाते हैं। अब आप बता सकते हैं कि मतलब जैसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए कि ये एंशिएंट पीरियड की है, या तो फिर मिडिवल पीरियड की है, या तो फिर मॉडर्न पीरियड की है। तो इस तरह से अलग अलग पीरियड्स में इनको डिवाइड कर देते हैं। तो इनको क्या रहता है, सुविधा रहती है हिस्ट्री को पढ़ने की। अगर स्टार्टिंग से ही हमने एक ही इसको खंड में रखा होता तो क्या होता, तो पता नहीं चलता कि कौन से टाइम पीरियड की कौन सी घटना है। अभी ईजिली आप बता सकते हैं किसी भी घटना को कि ये उस टाइम पीरियड की रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था, मतलब लिखी गई थी किताब अल हिंद, ये नाम है किताब का। और राइटर का नाम पूछा है, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। अल बिरूनी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, और हम कहेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये, एक तरह से इंडिया की हिस्ट्री इसमें लिखी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। किताब उल हिंद के लेखक अल बिरूनी हैं, और इसमें भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। यानी कि जो इंडियन जो कल्चर्स वगैरह हैं, कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं बुक में। और किताबुल हिंद सहित उनकी अधिकांश रचनाएं अरबी में है, यानी कि अरेबिक में लिखी गई है ये बुक, अरेबिक लैंग्वेज में। अल बिरूनी ने दी गई पुस्तक किताब अल हिंद को 11वीं शताब्दी में लिखा था। तो ये बुक 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी, 11th सेंचुरी में लिखी गई थी। तो इनको किसने भेजा था, महमूद गोरी ने इनको भेजा था भारत। ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। अल बिरूनी जो है भौतिकी, खगोल विज्ञान, गणित और प्राकृतिक विज्ञान के बहुत जानकार थे, और ये किताब भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखी गई है। उपमहाद्वीप हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं क्या है।
तो उपमहाद्वीप बिल्कुल आज जैसे आप भारत देखते हो कि इतना हिस्सा, ये मैंने ऐसे ही बना दिया है ड्राफ्ट के तौर पर, ये जो आप इतना हिस्सा देखते हो भारत का ये हिस्सा नहीं था, बल्कि बाकी ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। जो आसपास के जो नेबर कंट्रीज़ हैं आज, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था, क्योंकि पहले देखो कंट्रीज़ के अलग अलग नाम तो थे नहीं, तो इसको एक पूरे भाग को इसको सब कॉन्टिनेंट कह दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच विभिन्न क्षेत्रों के बीच स्थापत्य शैली का साझाकरण इसलिए था क्योंकि जो 18वीं और 8वीं शताब्दी थी, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में, तो जो अलग अलग क्षेत्र थे उनके बीच जो ये होता है ना आर्किटेक्चर की इमारत जो है वो किसी स्टाइल में बनी हुई है, उसका एक तरह से हम कहेंगे शेयरिंग थी। एक दूसरे का स्टाइल वो अपनाते थे आर्किटेक्चर में, किस तरह की इमारत बनी हुई है। जैसे कि जो मुगल आए थे वो गुंबद वगैरह बनाते थे, उनकी जो स्थापत्य कला की विशेषता वो थी, गुंबद वगैरह बनाते थे वो हर उसमें इमारत में। तो इसमें होता क्या था कि ये अदला बदली हो जाती थी एक तरह से शैलियों की इनकी। तो जो इंडिया के जो शासक थे वो भी फिर उसको देख करके वो गुंबद वगैरह बनवाने लगे, या फिर जो मुगल आर्किटेक्चर होता था उसमें इंडियन जो है आर्किटेक्चर की झलक मिलने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ, एक तरह से शेयरिंग हो गई, साझाकरण हो गया। और ये क्यों था ये हमसे पूछा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 में क्या है कि बड़े साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ लाया, जैसे बड़े बड़े जो एम्पायर्स खड़े हुए और इनको एक साथ लाया विभिन्न क्षेत्रों को, जिसके परिणाम स्वरूप रूपों और शैलियों का परस्पर संस्करण हुआ। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है मुगलों का, तो जैसे कि मुगल आए तो मुगलों का जो आर्किटेक्चर का जो हम कहेंगे स्टाइल था वो भारतीय जो शासक थे उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, और मुगलों ने भारतीयों का अपनाना शुरू किया। तो इस तरह से क्या हुआ, शेयरिंग हो गई, आदान प्रदान हो गया एक तरह से जो आर्किटेक्चर था उसका। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आप देख सकते हैं इसके बारे में। निर्माण गतिविधि जो है पूरे क्षेत्रों में विचारों का काफ़ी आदान प्रदान था, एक क्षेत्र की परंपराओं को दूसरे द्वारा अपनाया गया था, वही सब बातें हैं जो कि मैंने अभी बताई। और देखो उस टाइम पर क्या था कि राजा जो है भगवान के प्रति अपनी भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और धन का भी प्रदर्शन करने के लिए मंदिरों और इमारतों का निर्माण करते थे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जब एक दूसरे के राज्यों पर हमला करते थे तो इन्हीं इमारतों को निशाना बनाते थे, क्योंकि इससे क्या है ना उनके धन पर, उनकी शक्ति पर, उस पर ही चोट लगती थी। तो वही है ना, हम किसी भी इंसान की या किसी भी शासक की वो चीज़ हम चुनते हैं जिससे उसको सबसे ज़्यादा लॉस होगा, तो वो मंदिरों को, इमारतों को चुनते थे इसके लिए जब वो आक्रमण करते थे तो इससे उनको भारी नुकसान पहुंचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें सही चुनना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 A, B, R, 2। तो ए जो स्टेटमेंट है वो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने कहा कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। और देखो ये बात गलत नहीं थी, सही थी ये। आज अगर आप देखें तो 206 हड्डियां बताई जाती हैं, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने बताया था 360 हड्डियां हैं। और ये ऐसा उन्होंने किसको जोड़ करके बताया था, उन्होंने दांतों, जोड़ों जो जॉइंट्स होते हैं और कार्टिलेज जो होती है उसको गिन करके इस आंकड़े तक वो पहुँचे थे। तो इसको मिला करके होती हैं 360 हड्डियाँ। तो दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही दी हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांस फॉर्म से रिलेटेड है ये, और एक तरफ डांस फॉर्म्स आपको दिखेंगी और एक तरफ स्टेट्स आपको दिखेंगे। कौन सी डांस फॉर्म किस स्टेट से जुड़ी हुई है, इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर्स आप कितने करते हैं सही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, कमेंट कोई नहीं करता है। इस तरह के इजी क्वेश्चंस का तो आंसर आप कर ही सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, सेकंड में एक को हम मिलाएंगे तीसरे से। कथक जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है, कथकली केरल से है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। तो यहाँ पर इस तरह से हम मिला देंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले समुदायों का सही क्रम है। प्रारंभिक विद्रोह से हमें बताना है, प्रारंभिक से लास्ट तक का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोल, संथाल, बस्तर और वर्ली। यहाँ पर देखो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कैसे इसका सीक्वेंस सही है। यहाँ पर ईयर इनका दिया हुआ है, ईयर मेंशन है, तो आप पता लगा पाएंगे क्योंकि हमसे स्टार्टिंग से बाद वाला पूछा था। तो कोल जो विद्रोह है ये हुआ था 1831 और 32 में,
संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, बस्तर हुआ था 1910 में, और वर्ली हुआ था 1945 और 47 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आदिवासियों के बारे में कथन दिए हुए हैं और सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1, ए एंड बी आर ट्रू। ए जो है, औपनिवेशिक काल के दौरान आदिवासी प्रमुखों ने अपनी अधिकांश प्रशासनिक शक्तियां खो दी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ब्रिटिश काल में मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि ट्राइबल्स के जो काफ़ी सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश लोगों ने छीन लिए थे, ब्रिटिशर्स ने छीन लिए थे। वनों पर जो उनके अधिकार थे वो उनसे छीन लिए गए थे। और दूसरा है, आदिवासी मुखियाओं को गाँव के समूह पर अपनी ज़मीन का मालिकाना हक रखने की अनुमति थी। तो सिर्फ ये अनुमति थी उनको, बाकी काफ़ी सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। तो यहाँ पर सी जो है, जनजातीय प्रमुखों ने अपने लोगों के बीच अपने पारंपरिक अधिकार का आनंद लिया, ये गलत है। जो पारंपरिक जो अधिकार थे उनके, ट्रेडिशनल जो अथॉरिटीज़ उनके पास थी, वो सभी ब्रिटिश काल में उनसे छीन ली गई थी। तो सी इसमें नहीं होगा और ए और बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और सुधार से रिलेटेड, विमेन एंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है और सही चुनना है इसमें से। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। अब देख लेते हैं क्यों ये सही है और गलत भी है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने ब्रिटिश शासन के दौरान सुधारकों को नए कानूनों को बढ़ावा देने में मदद की। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका हवाला देते थे जो सुधारक थे कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है प्राचीन ग्रंथों में। और जो दूसरा है, ये है सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को त्याग दिया। तो त्यागा नहीं था, बल्कि इसका सहारा लिया था जो रिफॉर्म्स थे उनको करने में, रिफॉर्म्स लाने में भारत में, जैसे सती प्रथा हुए या फिर बाल विवाह हुए। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग लोगों को विधवा जलाई जाती, जैसे सती प्रथा जो होती थी उसको कहा गया है। ये जाति व्यवस्था जो थी, बाल विवाह जो था, ऐसी जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां, इनको समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में समझाने के लिए किया कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको ये करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेरियार ने तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया। इसने जाति व्यवस्था के लिए कई चुनौतियां खड़ी की। गैर ब्राह्मण होता है मतलब जो लोग ब्राह्मण नहीं है, उन लोगों से रिलेटेड आंदोलन जो था। तो पेरियार थे, ये एक पर्सन थे जो कि जिन्होंने कि तमिलनाडु में ये आंदोलन चलाया था और जाति व्यवस्था को लेकर ये आंदोलन था इनका। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। जो जाति व्यवस्था से रिलेटेड जो आंदोलन था, तो वो इनका एक तरह से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था। क्योंकि देखो जाति व्यवस्था जो है एक तरह से सेल्फ रेस्पेक्ट पर ही चोट करती थी, क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से कुछ लोगों को वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो मिलनी चाहिए। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो जो पेरियार है ना, पेरियार के रूप में प्रतिष्ठित इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, तो इनका ये पूरा नाम है इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है ये और राजनीतिज्ञ भी थे ये, और जिन्होंने 1925 में अछूतों की गरिमा के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। क्योंकि पहले अनटचेबल कास्ट का मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा अनटचेबल जो कास्ट है उसको नीचा दिखाया जाता था और उनके बहुत से अधिकार थे जो उन्हें नहीं मिलते थे। और इन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और उन्होंने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और लिंग और जाति असमानता के खिलाफ विद्रोह किया। तो कई सारी चीज़ें थी जिसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। जाति असमानता पर भी, लिंग पर भी, जो ये मेल फीमेल का जो भेद होता है, और जो ब्राह्मणवादी जो प्रभुत्व था, जो ब्राह्मणों का ज़्यादा दबदबा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। तो कुछ पॉइंट्स और हैं यहाँ पर, जैसे कि मंदिर प्रवेश आंदोलन। बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं जो ऑप्शन में दिए गए। जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये 1927 में BR अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था और ये निचली जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति देने वाला आंदोलन था। क्योंकि पहले दलित जो वर्ग के जो लोग थे उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, उनको अनटचेबल माना जाता था, अछूत समझा जाता था। इसकी वजह से मंदिर में उनको प्रवेश नहीं मिलता था। उसकी वजह से BR अम्बेडकर ने यह आंदोलन शुरू किया था। वेद समाज, ये केशव चंद्र सेन ने, और
के श्रीधरलू नायडू ने शुरू किया था 1864 में मद्रास में। तो इनकी लोकेशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है। और वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित था, उसकी ही जो टीचिंग्स थी वो इसमें भी थी। और ओरे जाति अयस्क मैडम अयस्क देवम मनुष्यम, ये इसका मतलब क्या है कि मनुष्य की एक जाति है, एक धर्म है और एक ईश्वर है। ये नारा जो है श्री नारायण गुरु ने दिया था। देखो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की एक जाति और एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? श्री नारायण गुरु ने दिया है। और इनके बारे में कई क्वेश्चन आ चुके हैं। अब पिछली वीडियोज़ अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आप ये जानते होंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।